नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव में आपको 3 राजधानियों की खबर बताएंगे और शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं अटेली विधानसभा से पूर्व विधायक नरेश यादव ने दक्षिणी हरियाणा के विधायकों को समर्थन पत्र सौंपकर प्रस्ताव पारित करवाने की मांग की है। नरेश यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को समर्थन पत्र सौंपकर एसवाईएल का पानी लेने की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और एसवाईएल के पानी को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर कादयान, तोशाम से विधायक किरण चौधरी, अटेली से विधायक सीताराम यादव और फिरोजपुर झिरका से मामन खान को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में एसवाईएल के पानी की पुरजोर आवाज उठाने की मांग की। और वहीं विधायकों को सौंपे समर्थन पत्र में नरेश यादव ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा मानी जाती है। खासकर दक्षिणी हरियाणा की भूमि को एसवाईएल के पानी से सिंचित किया जा सकता है, लेकिन पिछले 3 दशकों से एसवाईएल के पानी पर केवल राजनीति हो रही है। हर मुख्यमंत्री एसवाईएल का पानी लाने का दावा तो करता है जो हकीकत से परे है, लेकिन मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरियाणा के हक में फैसला दिया गया है। ऐसे में हरियाणा को अपना हक बड़े भाई पंजाब से मांगने में हिचक नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जरिए एसवाईएल के पानी को हरियाणा में लाया जा सकता है। इसके लिए सभी दलों को राजनीति छोड़कर एक मत से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में जिस तरह से हरियाणा के किसानों ने अपने बड़े भाई पंजाब के किसानों का आतिथ्य सत्कार किया है, उससे वो भी हरियाणा को पानी देने के हक में है। अभिषेक तक्षत फोन लाइन पर संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है और लगातार जो भी मुख्यमंत्री आता है इसका वादा करता है कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिल जाएगा। एक बार फिर से मामला सुर्खियों में। एक दशक से जो है एसवाईएल का जो विषय है हरियाणा में भी उठता है और वहीं पंजाब में भी जब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो एसवाईएल का जो मुद्दा है वो जोर शोर से राजनीतिक पार्टियां जो है उनके द्वारा उठाया जाता है। और ये जो पिछले कुछ सालों से ये जो मुद्दा है वो ज्यादा ही जोरों पर है। और उसके बाद जो है हरियाणा के हक में जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला है उसके बाद भी जो है हरियाणा को उसके हक का जो पानी है वो नहीं मिल पाया है। वो इस तरह ये अब जो अटेली से पूर्व विधायक है नरेश यादव, उनके पास जो है हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति का भी जो कार्यभार है वो उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये एक बार फिर जो है मुद्दा अपने हाथों में उठाया। लंबे समय से वो इसके लिए पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा से वो संबंध रखते हैं। तो और दक्षिणी हरियाणा में उनका ये कहना है कि जो पानी जो है उसका जो स्तर है काफी नीचे जा चुका है और जो ट्यूबवेल है आदि जो बोर है वो फेल हो चुके हैं। पीने के पानी तक की भी जो है समस्या आन खड़ी हुई है। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि इस समय अनुकूल है एसवाईएल का और हांसी बुटाना नहर जो है उसका पानी की मांग जो है ये उचित समय पर है कि उसके लिए मांग करने के लिए। और उन्होंने एक बार फिर जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि जब राजनीतिक जो पार्टियां जब चुनाव आते हैं और जो भी मुख्यमंत्री होता है वो एसवाईएल के पानी लाने का वादा करता है, लेकिन जब विराजमान हो जाते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो तो उसके बाद जो है ये जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। और अब वो इसी को लेकर जो है उन्होंने नई मुहिम चलाई है। वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, चाहे वो पंजाब के विधायक हो, चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे जेजेपी के, चाहे कांग्रेस के, तमाम जो विधायकों को, क्योंकि इस समय जो है हरियाणा पंजाब का विधानसभा सत्र जारी है और वो एक एक करके जो अपना जो मांग पत्र है, जो अपना समर्थन पत्र जो है वो उन समर्थन मांगते हुए उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं तमाम विधायकों को कि इस विधानसभा चल रही है और उसमें एकमत होते हुए प्रस्ताव पारित कर सर्वदलीय बैठक कर जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी उनसे जो है एसवाईएल के जो विषय को निपटाने की जो है मांग करे और उनसे मुलाकात करे। ये एसवाईएल का पानी जो है हरियाणा को लाने का जो है मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से अपील करे। जी
एक सबसे बड़ी बात अभिषेक यहाँ पर यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के जो किसान हैं उनका आतिथ्य सत्कार किया गया है। एक तरीके से मेहमान नवाजी हरियाणा में की गई है। जो भी किसान वहां से आते हैं उनकी मेहमान नवाजी हरियाणा में की जाती है, उसके बाद वो दिल्ली बॉर्डर पर आते हैं। अगर हरियाणा के लोग इतनी दिलचस्पी उन लोगों में दिखा सकते हैं, इतना अपनापन उनको दिखा सकते हैं, तो शायद पंजाब के लोग भी दिखा सकते हैं, ये उनका कहना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल। 100 दिन से ऊपर हो गए जो है किसान आंदोलन चलते हुए, और जो पंजाब के जो किसान हैं वो इस समय दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, और इसमें जो है उनकी देखरेख या कहें या आवभगत कहें या उनको समर्थन देने के लिए जो हरियाणा के जो किसान हैं वो भी लंबे समय से जो है पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए बॉर्डर पर बैठे हैं। और खाने पीने की चाहे खाद्य सामग्री हो चाहे अन्य किसी तरह की जो जिम्मेदारी जो है बनती है वो हरियाणा के किसानों की ओर से उठाई जा रही है। तो इसी को लेकर जो पूर्व विधायक है नरेश यादव, उनका ये कहना है कि दोनों जो स्टेट के जो किसान हैं इस समय बैठे हुए हैं, और उनकी जो है आवभगत का भी उन्होंने कहा कि आवभगत के लिए भी जो है हरियाणा के जो किसान है वो तैयार बैठे और आवभगत कर भी रहे हैं। अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है पंजाब के किसानों के लिए जो बनती है और इस किसान आंदोलन में जो बनती है, चाहे उसमें कहीं का भी किसान हो, उसके लिए जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा के किसान उठा रहे हैं। और ये अनुकूल समय है, और पंजाब के किसान भी जो इस समय ये चाहते, जैसी उनकी बात हुई, उन्होंने जो दावा किया कि उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर जाकर जब किसानों का मन टटोला पंजाब के किसानों का, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हरियाणा के SYL के पानी देने के हक में है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इस समय जो है मांग ये उठनी चाहिए, और हरियाणा के जो किसान हैं उनको जो है अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये से अपील करनी चाहिए कि हमारे को हमारे हक का पानी दे, ताकि जो हमारा गिरता जो जल स्तर है वो सुधर सके, और जो पीने की पानी की भी जो दक्षिणी हरियाणा में समस्या आन खड़ी हुई है उससे जो है निजात पाया जा सके। क्योंकि पशुधन और जो किसानी जो है दक्षिणी हरियाणा का जो पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक मुख्य स्रोत है, और उसके लिए पानी जरूरी है। तो अगर पानी नहीं होगा तो उनके साथ में जो है अपने पेट भरने की भी जो स्थिति का भयंकर सामना करना पड़ सकता है। पेट भरने के लिए भी उनको पलायन की स्थिति उनके सामने पैदा हो सकती है। इस तरह की जो है नरेश यादव की ओर से बात कही है। जी, हरियाणा के पक्ष में हालांकि फैसला आ चुका है, लेकिन पंजाब ने उस फैसले को नहीं माना और इस मामले पर समझौता नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि पंजाब अपनी बातों से पीछे हट जाता है, वो उस वादे को नहीं निभा पाता है, क्योंकि हरियाणा के पक्ष में पहले भी फैसला आया हुआ है। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये एक लंबे समय जो है ये कोर्ट कचहरियों में ये जो मामला है लंबित पड़ा रहा, और उसके बाद जो है इसमें हरियाणा के हक में जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया। उसके बाद जो है हरियाणा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और उसमें प्रधानमंत्री से जो है मुलाकात कर इस SYL के विषय को जो है निपटाने की जो है प्रधानमंत्री से मांग करने का जो है इसमें बात की गई थी। लेकिन एक लंबा अरसा हो गया उस बात को भी, और प्रधानमंत्री से जो है किसी ये सर्वदलीय जो बैठक जो हुई थी उसके जो नेता थे जिन्हों की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई थी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और इम्प्लीमेंट जो है ये नहीं हो सका आदेश। तो अब वो एक बार फिर से उनका यही कहना है नरेश यादव का कि जो ये अब एक फिर दोबारा से दोनों विधानसभाओं में विधायकों को जो है प्रस्ताव पारित करते हुए एक जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय निश्चित करना चाहिए और मांग करनी चाहिए उनसे कि वो समय दें, और SYL का जो विषय है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। क्योंकि इस समय जो स्थिति जो है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दक्षिणी हरियाणा के दी है कि वो वहाँ पर अभी भयंकर स्थिति बनी हुई है, और बोर और जो ट्यूबवेल है उनका जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया, और किसानों के पास जो है बोर करने लाखों रुपए खर्च करने की स्थिति नहीं है। तो ऐसे समय में जो है सरकार को दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ते हुए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, ताकि प्रदेश के किसानों को और आम जनता को जो है पानी मिल सके। इस तरह की उनकी ओर से मांग उठाई गई। उम्मीद है कि एक पूर्व विधायक की तरफ से पत्र सौंपा जाता है विधायकों को, तो क्या इस बात को माना जाएगा, क्या इस बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि ये बात ऑलरेडी आगे तक गई हुई है, इस बार का असर कुछ हो सकता है। उनका इस तौर पे ये कहना है कि इस विषय पे जो है सिर्फ राजनीति होती आई है अभी तक। जितने भी चाहे पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, सिर्फ राजनीति इस पर होती है। जब चुनाव आता है तो ये SYL का जो मुद्दा है वो एक बार निकल के सामने आ जाता है, और तमाम जो बड़े नेता या कहें पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। अब
हालांकि अभी पंजाब में भी अगले साल चुनाव है और इधर लेकिन हरियाणा में अभी लंबा समय बचा हुआ है चुनावों के लिए, लेकिन वो उनका ये मानना है कि अभी अगर संघर्ष वो करेंगे और इस तरह की मांग उठाते आएंगे तो जरूर जो है यह मांग पूरी होने की उम्मीद है। और प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे पे हस्तक्षेप करते हैं और वो रुचि लेते हैं तो जरूर ये मामला जो है निपट सकता है और हरियाणा को उसके हक का जो पानी है वो मिल सकता है, क्योंकि जीवन रेखा कही जाती है SYL जो है हरियाणा के लिए। और अगर हरियाणा के SYL का पानी मिल जाता है तो काफी इस तरह के जो इलाके हैं जहां पर इस समय पानी का जो जल स्तर जो लगातार नीचे जा रहा है और वो ऊपर आ सकता है और जो हरियाणा में भी जो है पंजाब के समान जो है फसलें लहरा सकती है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि समय अनुकूल है और वो राजनीति नहीं चाहते और किसी को इस पर राजनीति नहीं करने देंगे। इससे आगे बढ़ते हुए मेरे साथ ने ये कहा है कि मैं तमाम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध रखता हो विधायक, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो हरियाणा का हो, वो सभी को जो है ये समर्थन पत्र सौंपेंगे कि वो उनको समर्थन दे और इसमें जो इस विषय को जल्द से जल्द निपटाने की जो है प्रधानमंत्री से अपील करें। अभिषेक, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये बात भी सच है, जो भी कोई मुख्यमंत्री आता है, जो भी कोई पार्टी आती है, वो वादा यही करती है कि SYL के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, SYL का पानी हरियाणा को मिल जाएगा। लगभग सभी इस वादे को पूरा करते हैं। लेकिन एक चीज और है जो कि आपसे समझना चाहेंगे, दर्शक भी समझना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री इस मामले को सुलझा नहीं पाते हैं या फिर ये सुलझ नहीं पाता है मामला? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो पिछली जो पंजाब में सरकार थी उनकी ओर से जो है जो जमीन थी नोटिफिकेशन जारी करके प्रस्ताव पारित करके जो जमीन थी वो सारी जो किसानों को वापस लौटा दी थी और वो जो नहर है उसको खत्म कर दिया गया था पंजाब ने अपने हिस्से की। तो ये जो मामला है एक राजनीतिक जो मामला, बड़ा एक राजनीतिक मामला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो एक सबसे बड़ा जो है ये मुद्दा बन के आ जाता है। पंजाब में पानी ना देने की राजनीति शुरू हो जाती है और हरियाणा में जो है पानी लाने की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक इस तरह का भी जो समय जरूर आया, ये कहा जा सकता है कि पंजाब में जो अकाली और बीजेपी सरकार थी, सेंटर में बीजेपी सरकार थी और हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार थी, बावजूद उसके जो है ये मामला नहीं सुलझ पाया। इस तरह कई बार जो विपक्षी जो नेता है वो इस मुद्दे को जरूर उठाते हैं कि तीनों स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी जो है ये मुद्दा नहीं निपट पाया या इसका नहीं कुछ हल निकल पाया। तो इसमें पूरी जो है राजनीति होती है, जब चुनाव आते हैं तो पूरी राजनीति इसमें सामने आ जाती है। लेकिन कोई भी जो नेता है चाहे वो इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहता, केवल जो है इसमें राजनीतिक फायदा इसका उठाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो SYL का मुद्दा एक हरियाणा पंजाब का ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। हरियाणा में जो भी पार्टी हो, चाहे सरकार बनने के बाद हो या फिर इलेक्शन के समय हो, सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति होती है, बड़े बड़े वादे होते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। साउथ दिल्ली के लाडोसराय इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। स्थानीय थाना सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 15 मामलों में वांटेड चल रहे अपराधी के साथ सेल की मुठभेड़ हुई। DCP प्रमोद कुशवाहा और ACP अतर सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर की टीम ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश को धर दबोचा। हालांकि फायरिंग में बदमाश को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये पूरा मामला क्या है? मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई या फिर उसके साथ में कुछ और लोग भी थे? तो लाडोसराय के अंदर एक बदमाश की इंफॉर्मेशन मिलती है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कि वो आ रहा है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास यानी कि 15 लगभग वांटेड केसों के अंदर वांटेड चल रहा था और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने इसकी छानबीन पहले से ही कर रही थी। मगर जिस तरीके से इसकी जानकारी मिली और उसके बाद में इसको देर रात रोकने की कोशिश की गई तो इसने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और लगभग कई राउंड फायरिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने इसको धर दबोचा। मगर जिस तरीके से इसकी बात करें, ये लास्ट में मूवमेंट में भी जैसे ही इसके पास जो कहते हैं गोलियां थी वो खत्म हो चुकी हैं और जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहा तो कहीं ना कहीं उसको पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारकर उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश की गई थी। और यहाँ तक कि जब उसको गोलियां लग चुकी थी और उसके बाद में उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, तब उसके बाद में पता लगा है कि इस वांटेड के ऊपर लगभग 15 केस ऐसे थे जिसके अंदर ये फरार चल
चल रहा था और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस इसको दोनों ही तरीकों से ढूंढने की कोशिश कर रही थी और दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लग रहा था और इसके लगने से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये 15 केसों के अंदर वांटेड जरूर था, मगर दिल्ली के लाडो सराय के अंदर इसकी कहाँ आया था, किससे मिलने आया था और किस आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया था, ये अभी जांच का विषय है। मगर डीसीपी जो प्रमोद कुशवाहा है वो अभी जांच कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ही इस तरीके की टीम बनाई गई थी और इनको जो इसको आकाश राम का जो व्यक्ति है इसको अरेस्ट करने के लिए टीम जो थी वो प्रमोद कुशवाहा के नेतृत्व में लगाई गई थी और लगातार कोशिश ये की जा रही थी इसको किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाए। मगर जिस तरीके से इसे जिंदा अरेस्ट किया गया है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इससे काफी बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है और लगातार कोशिश यही की जाएगी तो इलाज के बाद कहीं ना कहीं इससे पूरी जानकारी जुटाई जाए और ये लाडो सराय के इलाके के अंदर क्यों आया था, क्या कारण था, ये सारी जांच का विषय है अभी। जी 15 मामलों की लगभग बात हो रही है और आप खुद भी बता रहे हैं 15 मामले कहाँ के, दिल्ली के हो सकते हैं, दिल्ली के बाहर के हो सकते हैं, क्या अब तक निकल कर सामने आया? देखिए बिल्कुल बता जिस तरीके से बात करें डीसीपी की तो डीसीपी साहब की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पूरी दिल्ली के मामले हैं या फिर सिर्फ लाडो सराय के अंदर ही इसके 15 वांटेड मामले हैं और या फिर कहे दिल्ली से बाहर के हैं, मगर वो जांच का विषय। मगर इतना जरूर बताया गया है कि इस व्यक्ति के ऊपर लगभग 15 केस थे और 15 केसों के अंदर ये वांटेड रहा है और दिल्ली पुलिस इसको काफी दिनों से ढूंढ रही थी और कहीं ना कहीं अब जब इसको दिल्ली पुलिस को ये मिला है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है इससे पूछताछ की जाएगी और जो 15 केस थे वो किस तरीके के हैं, कहां पर है, ये सब पूरी जांच का विषय है। मगर अभी तक पुलिस जांच में यही निकल के आया है कि इसको अरेस्ट जरूर कर लिया गया है और इसका इलाज भी कर रहे हैं और ये इलाज के बाद में इसे जेल भेजा जाएगा, मगर इससे पहले पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके की घटनाओं के अंदर ये शामिल था और लगभग 15 जो केस बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये वांटेड था और उसका नाम भी आकाश बताया गया है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली का ही रहने वाला है। मगर देखना होगा लगातार जिस तरीके की दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ऐसे बदमाशों को दिल्ली पुलिस दर दबोचना चाहती है। जी मुठभेड़ की बात निकलकर सामने आ रही, मुठभेड़ हुई है, फायरिंग हुई है, फायरिंग पहले कौन सी तरफ से हुई, क्या बदमाश की तरफ से भी फायरिंग हुई, उसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, फायरिंग का मामला पूरा क्या था, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आकाश की जानकारी मिली थी दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस ट्रैप लगा के बैठी हुई थी, जैसे ही ये व्यक्ति वहां तक आया, जैसे ही पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश करी और इसने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद में जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और जिसकी वजह से काफी देर तक का फायरिंग चली। मगर ये कहीं ना कहीं जैसे इसके बाद जो गोलियां थी जैसे ही खत्म हुई उसके बाद में इसने भागने की कोशिश करी, इसके बाद एक बाइक भी थी जिसके द्वारा इसने भागने की कोशिश करी और दिल्ली पुलिस ने इसको इसके पैरों में गोली मारी, उसके बाद में इसे अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में इसे इलाज के लिए भेजा गया। मगर अब जो प्रक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं इससे जांच जुटाने की होगी और किस तरीके के सबूत मिलते हैं। इसके बाद से एक पिस्टल जरूर मिली है, एक बाइक मिली है और कहीं ना कहीं गोलियां भी जो थी वो इसके बाद से खत्म हो चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं भागने की कोशिश जरूर कर रहा था। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यही बताया गया अभी इसके ऊपर 15 केस ऐसे हैं जिसके अंदर ये फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस लगातार काफी समय से इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जी पूछताछ में कुछ अलग निकलकर सामने आया कि अपराधी अकेला था या फिर टीम के कुछ और लोग भी थे जब फायरिंग हुई उससे पहले, या फिर अगर कुछ और लोग भी थे तो क्या वो वहां से मौके से फरार हो गए हों? देखिए बिल्कुल पूछताछ में सिर्फ इतना ही जानकारी मिल पाई है कि ये आकाश नाम का व्यक्ति था, ये किसी से मिलने आया था, कारण क्या था ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, या फिर अपनी टीम के मेंबरों से मिलने आया था या फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। मगर ये जरूर था जिस वक्त इसको अरेस्ट किया गया उस वक्त ये अकेला था और इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था। मगर जिस तरीके से बात करें घटना को अंजाम देने की, ये जरूर था कि ये किसी न किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है। जो पुलिस मुखबरों के साथ जानकारी जो मिल पा रही थी वो यही थी कि ये किसी घटना को अंजाम देने आया, मगर हाँ इसके टीम के मेंबर कुछ और भी थे जो वहां तक आने वाले थे, मगर वो जैसे ही जानकारी मिल गई शायद वो नहीं आ पाए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उनकी भी जांच जुटा रही है और कहीं ना कहीं जो इसके साथी हैं या टीम के जो जितने भी लोग हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इसकी आकाश नाम की व्यक्ति की जो कहीं ना कहीं जांच के अंदर जुटी हुई थी और इसको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं और भी साथियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इसके ऊपर 15 केस ऐसे हैं जो जिसके अंदर ये फरार था और कहीं ना कहीं इसको ढूंढा जा रहा था, तो उससे बड़ी कामयाबी जरूर मिली है दिल्ली पुलिस को। जी एक बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली में कोई भी मामला होता है तो लगातार पुलिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार पुलिस की सराहना कर सकते हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके बिल्कुल। से दिल्ली पुलिस के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं, किसी न किसी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, मगर यहाँ पर ये बात करें तो ये लोकल पुलिस नहीं, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उसके द्वारा अरेस्ट किया गया है। मगर लोकल पुलिस की बात करें तो लोकल पुलिस ने बिल्कुल सहयोग दिया गया, यहाँ तक कि दिल्ली स्पेशल सेल का। मगर दिल्ली पुलिस के ऊपर जितने भी सवाल लगते हैं अभी तक, चाहे वो किसी भी केस के अंदर हो, चोरी के हो, डकैती के हो या फिर मर्डर के हो, तो इस तरीके के सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। मगर स्पेशल सेल उस दिल्ली पुलिस की जो दाग है उसको धोता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनकाउंटर के बाद आरोपी को पकड़ा गया, बदमाश को पकड़ा गया और कम से कम 15 ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी वांटेड है। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र द्वारा संरक्षित किसी भी स्मारक में महिला आगंतुकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं वसूला जाएगा और रेलवे में भी महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र बोरीवली के रहने वाला मॉरिस नरोरा ने निर्दलीय विधायक गीता जैन को 6 फुट ऊंची उनकी प्रतिमा महिला दिवस पर भेंट की है। और इस मौके पर मीरा के निर्दलीय विधायक गीता जैन ने भी महिला दिवस पर महिलाओं का हौसला बुलंद करते हुए 2 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें ऑटो रिक्शा देकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अलग अलग जगह पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लगभग जहां पर भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर देखा जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है। किसी न किसी तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर किसी फाउंडेशन की बात हो या फिर किसी भी NGO की बात हो। हर जगह आज महिलाओं का सम्मान देखने को मिलेगा और लगभग पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान का दिवस आज और सरकार की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, अगर महिलाएं वहां पर आएंगी तो उनसे आज कोई भी किराया नहीं वसूला जाएगा, महिलाओं के लिए फ्री है। और इसी के चलते कोरोना का टाइम है, बड़े सादगी के चलते कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी मुंबई की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो। लॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सादगी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो इसका भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो अधिकारियों की तरफ से भी लगातार इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से किया जा सके, चाहे कार्यक्रम किसी भी तरीके का हो। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात नहीं है, इसके अलावा भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा सके, पहले ही अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं। आज देश भर में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल में हो या फिर किसी भी NGO में हो। महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर कोई महिला आगंतुक है, किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पर जाती है तो आज उससे किराया नहीं वसूला जाएगा, ये केंद्र की तरफ से आदेश दिया गया है। तो आज कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको छूट दी गई है। ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सादगी के साथ महिला दिवस मनाया जा रहा है। मुरारी सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, बड़ी ही सादगी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के रहने वाले मॉरिस नरोरा ने महिला दिवस पर निर्दलीय विधायक को जो प्रतिमा उन्हें सौंपा है और वहां पर जो कुछ कार्यक्रम हो रहा था उसे देखकर यही कह सकते हैं कि बड़े ही सादगी के साथ, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कोविड दूसरी बार यहाँ पर काफी तेजी से फैल रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वास्तव में काफी सादगी था। और लोगों ने जिस तरीके से वहां पर महिलाओं ने अपना अपना जो कि परिश्रम के बारे में बताया गया और जिस तरीके से हमारे देश की जो महिलाएं जो है कि जिस ऊंचाई पर गई है उनकी काबिलियत को लोगों के बीच में रखा गया। और उसी कड़ी में गीता जैन जो निर्दलीय वहां से विधायक थे और महिलाओं के लिए जो कुछ उन्होंने काम किया और महिला दिवस पर जिस तरीके से 2 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्होंने
2 ऑटो रिक्शा उनके परिवार का जीवन बसर करने के लिए दिया और उसमें मॉरिस नरोना मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचना कहीं न कहीं इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सादगी भरी थी। जी। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जहां पर कई लोग मौजूद हैं और बहुत भारी तादाद में भी लोग मौजूद हैं। कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? देखिए, अगर कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो लगातार जो है बीएमसी और प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसे बाकायदा फॉलो किया गया था। वहां पर आने वाले जितने लोग थे वो सारे लोग मास्क, सैनिटाइज जो है कि इस्तेमाल कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और साथ ही वहाँ पर जिस कार्यक्रम की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें एक मैसेज दिया गया था कि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है ऐसे में कोई भी कार्यक्रम करे मना नहीं है, लेकिन उसे इस तरीके से करे कि कोरोना की जो है दूसरी लहर है वो लोगों तक नहीं पहुंचे। और काफी लोग वहाँ पर जो महिलाएं थी और खास करके जो लड़कियां थी उनसे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काफी उत्साह देखा गया। जी। मुंबई में बड़ी सादगी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अगर बाकी इलाकों की बात करें, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की, तो किस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर दूसरी जगह? क्योंकि मुंबई में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद क्या सेलिब्रेशन वहां पर चल रहे हैं? देखिए, मुंबई के जो इलाके संवेदनशील है वहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी जो है कि कार्यक्रम या इस तरीके का आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन जिन इलाकों में स्थिति अच्छी है वहाँ पर बीएमसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उन तमाम नियमों को फॉलो करते हुए बड़े ही सादगी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस बार के कार्यक्रम में ज्यादातर जो महिला कोविड वायरस थी, जो उन्होंने कोरोना काल में काफी संघर्ष किया था, ऐसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी और ऐसे उन तमाम संस्थाओं की जो महिलाएं थी जो बढ़ चढ़ के आगे निकलकर समाज सेवा की थी, इन लोगों को आज के दिन यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। राजधानी लाइव पे फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।